बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कौन सो हर हाल में चलना सीखो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव त्यागी और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल केटी स्टील पॉइंट की एक और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी शिक्षण विधियों से बनने वाले कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो श्रृंखला, जो हम हर वीडियो में आपको 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देते रहेंगे। तो आज हम इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भाषा शिक्षण के जो उपागम है या भाषा के उपागम है उससे बनने वाले 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखेगा। भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है, यह कथन किसने दिया? हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, बी ऑप्शन है स्वीट, सी ऑप्शन है पतंजलि और डी ऑप्शन है रामचंद्र शर्मा। यानी कि सुमित्रानंद पंत, स्वीट, पतंजलि और रामचंद्र शर्मा। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों, मैं आपको पहले बता दूं कि अगर जी आप इसका आंसर या इसमें बताए गए सभी प्रश्नों के आंसर आप पे पहले से आते हैं तो आप खुद इसका आंसर देने की कोशिश करें वीडियो को पॉज करके, क्योंकि मैं लगातार बताता चलूँगा। क्योंकि अगर मैं आपके आंसर का वेट करूँगा, आपको कुछ टाइम दूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी स्वीट, क्योंकि स्वीट ने कहा था भाषा के माध्यम से एक व्यक्ति अपने विचारों को अन्य व्यक्ति तक, अन्य व्यक्ति दूसरा एक भी हो सकता है और व्यक्तियों का समूह भी हो सकता है। यानी कि स्वीट ने कहा था भाषा व्यक्ति का माध्यम है, यानी कि एक व्यक्ति भाषा के द्वारा ही अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा पाता है। अगला प्रश्न है, भाषा भारत में हिंदी भाषा को दर्जा दिया हुआ है, यानी कि भाषा में हिंदी भाषा को किस प्रकार का दर्जा प्राप्त है? हमारे पास ऑप्शन ए है राष्ट्रभाषा, बी है राजभाषा, सी है बोली और डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है राजभाषा, यानी कि ऑप्शन बी, हिंदी भाषा को भारत में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। तो ये तो हमने बता दिया, तो अब हमको ये पता होना चाहिए कि राजभाषा किसे कहते हैं। तो राजभाषा ऐसी भाषा होती है जिसमें किसी देश या प्रदेश का जो राजकाज का काम होता है, यानी कि जो सरकारी कामकाज होते हैं जो जिस भाषा में होते हैं उस भाषा को हम राजभाषा कहते हैं। तो भारत देश में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है और ये जो दर्जा दिया गया था वो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। और 14 सितंबर 1949 को दिया गया था, तभी से हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो इससे एक और क्वेश्चन बन रहा है और उसका आंसर भी आपको मिल रहा है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो आप बता सकते हैं कब? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन ए और सी भी है राष्ट्रभाषा बोली। तो राष्ट्रभाषा और बोली के बारे में भी सुन लें क्या है। राष्ट्रभाषा हम किसे कहते हैं? राष्ट्रभाषा हम कहते हैं ऐसी भाषा जिस भाषा को किसी राष्ट्र में यानी किसी देश में उसकी 60 से 65% जो जनता है, जो लोग हैं, वो उसको बोलते हों और 70 से 75% लोग उस भाषा को समझते हों। तो हम बात करते हैं राष्ट्रभाषा की, तो हमारे देश भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। यहाँ बोली था तो बोली के बारे में भी मैं आपको परिचय दे दूँ। बोली हम ऐसी भाषा को कहते हैं जो किसी स्थान विशेष या क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा होती है, उसे हम बोली कहते हैं। लेकिन बोली जाने वाली उस भाषा की कोई अपना व्याकरण नहीं होता। उस बोलने वाली भाषा में उसकी शुद्धता, वाक्यों की अशुद्धता का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। बस एक बोल रहा है और दूसरा समझ रहा है, उसे हम क्षेत्रीय भाषा को, हम ऐसी क्षेत्रीय भाषा को बोली कहते हैं। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका बी राजभाषा, यानी भारत में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कौशल है जो विद्यार्थियों के स्मरण में सर्वाधिक योगदान देता है? यानी कि जो ऑप्शन में दे रहा हूं वो आप सुनिए। ए सस्वर वाचन, बी गंभीर मौन वाचन, सी द्रुत मौन वाचन और डी संवेद वाचन। हमारे प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है उसको एक बार ध्यान से सुन लें। निम्न में से कौन सा कौशल है जो विद्यार्थियों के स्मरण में सर्वाधिक योगदान देता है? इन चारों ऑप्शन में से आपको सिर्फ ये देखना है कि सर्वाधिक कौन सा स्मरण में योगदान देता है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका गंभीर मौन वाचन, यानी कि बी। क्योंकि गंभीर मौन वाचन के द्वारा अगर कोई व्यक्ति या
बालक किसी विषय वस्तु को पढ़ता है या गंभीर मौन वाचन के द्वारा करता है, उसका अध्ययन करता है, तो उसको स्मरण करने की शक्ति बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं उनसे ज़्यादा सर्वाधिक मात्रा में किसमें होती है? गंभीर मौन वाचन में। गंभीर रूप से अध्ययन करता है यानी गंभीर रूप से वाचन करता है, तो उस ऐसी वस्तु को बालक या व्यक्ति आसानी से याद कर सकता है। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन हुआ वो बी होगा। अगला प्रश्न है आपका, चिंतन प्रक्रिया है। इसमें ऑप्शन ए सामाजिक, बी धार्मिक, सी मानसिक और डी उपयुक्त सभी। तो हमारा प्रश्न क्या था? चिंतन प्रक्रिया है, यानी चिंतन किस प्रकार की प्रक्रिया है? धार्मिक है, सामाजिक है या मानसिक है या उपयुक्त सभी है? तो दोस्तों मैं यहाँ बता दूं, मानसिक प्रक्रिया होती है चिंतन। कैसी प्रक्रिया होती है? मानसिक प्रक्रिया होती है। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हुआ सी, क्योंकि सभी जीव जंतुओं में चिंतन जो होता है और वो मानसिक प्रकार से होता है। अपन दिमाग से में ही चिंतन करते हैं, मानसिक रूप से ही चिंतन करते हैं। और चिंतन का जन्म समस्या से होता है या कार्य से होता है। अगर आपके सामने कोई समस्या है तो आप चिंतन करेंगे इसका समाधान किस प्रकार किया जाए। अगर कार्य कर रहे हैं तो आप सोचेंगे इस कार्य को किस प्रकार किया जाए, चिंतन कर रहे हैं। तो चिंतन कैसी है? मानसिक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है आपका, श्याम प्रत्येक वस्तु को उसके गुण दोषों के बारे में चिंतन करने के पश्चात ही खरीदता है। यह उदाहरण है। ऑप्शन ए आलोचनात्मक चिंतन, ऑप्शन बी स्वली चिंतन, ऑप्शन सी अपसारी चिंतन, ऑप्शन डी जटिल चिंतन। एक बार जो आपका प्रश्न है उसको ध्यान से पढ़ें। श्याम प्रत्येक वस्तु को उसके गुण और दोषों के बारे में चिंतन करने के पश्चात ही खरीदता है। यानी श्याम अगर किसी वस्तु को खरीद रहा है तो उसके गुणों और दोषों का पूर्ण रूप से चिंतन करता है, देखता है, सोचता है, समझता है, तब उसको खरीदता है। तो यहाँ जो ऑप्शन दे रखे हैं 4, उनमें से कौन सा है आपका करेक्ट ऑप्शन? तो जो आलोचनात्मक चिंतन है वो करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ आलोचनात्मक चिंतन करेक्ट ऑप्शन किस लिए है? क्योंकि आलोचनात्मक चिंतन में ही बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी घटना, तथ्य या विषय वस्तु को स्वीकार करने से पहले, उसकी सच्चाई को स्वीकार करने से पहले उसके गुणों और दोषों को जांचता है, परखता है, उसके बाद ही वो अगला कार्य जो करना है, अगला जो स्टेप जो है वो स्टार्ट करता है। तो जहाँ जो ऑप्शन होगा वो होगा ए आलोचनात्मक चिंतन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक प्रकार यथार्थवादी चिंतन के अंतर्गत नहीं आता? ए सृजनात्मक चिंतन, बी अभिसारी चिंतन, सी स्वली चिंतन और डी आलोचनात्मक चिंतन। प्रश्न में पूछा गया है यथार्थवादी चिंतन के अंतर्गत नहीं आता, यानी इन चारों में से आपको ये देखना है कि यथार्थवादी चिंतन कौन सा चिंतन नहीं है। तो आप बताइए कमेंट में कौन सा नहीं है। इससे पहले मैं आपको बता दूं यथार्थवादी चिंतन हम किस प्रकार के चिंतन को कहते हैं। यथार्थवादी चिंतन हम ऐसे चिंतन को कहते हैं जिसमें उसकी वास्तविकता से संबंध होता है। यथार्थवादी यानी कि वास्तविकता से संबंध होता है ऐसे चिंतन को, उसे हम यथार्थवादी चिंतन कहते हैं। और इसमें जो ऑप्शन है सृजनात्मक चिंतन, अभिसारी चिंतन, स्वली चिंतन और आलोचनात्मक चिंतन, तो उनमें से यथार्थवादी चिंतन नहीं है, वो है सी स्वली चिंतन। क्योंकि स्वली चिंतन जो होता है एक ऐसा चिंतन होता है जिसमें व्यक्ति काल्पनिक इच्छाओं को, विचारों को, सपनों को देखता है। ऐसे चिंतन को हम स्वली चिंतन कहते हैं जिसमें काल्पनिक इच्छाओं को प्रकट करता है व्यक्ति। और यथार्थवादी चिंतन कौन सा होता है? यथार्थवादी चिंतन ऐसा चिंतन होता है जो वास्तविकता से संबंध रखता है और उस चिंतन के माध्यम से व्यक्ति किसी समस्या का समाधान करता है वास्तविक रूप से। अगला प्रश्न है आपका, भाषा कौशल में ग्राह्य कौशल माने जाते हैं। ध्यान पूर्वक सुने प्रश्न को। भाषा कौशल में ग्राह्य कौशल माने जाते हैं। ऑप्शन ए श्रवण कौशल, लेखन कौशल, ऑप्शन बी उच्चारण कौशल, श्रवण कौशल, सी वाचन कौशल, लेखन कौशल, डी श्रवण कौशल और वाचन कौशल। तो प्रश्न में पूछा गया है कि भाषा कौशल में ग्राह्य कौशल माने जाते हैं। तो कौशल के बारे में आपको बता दूं, कौशल 4 प्रकार के होते हैं, LSRW या फिर शुभोपली यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना और
लिखना। ये 4 प्रकार के कौशल होते हैं। उनमें से 2 होते हैं ग्राह्य कौशल और 2 होते हैं अभिव्यंजना कौशल। ग्राह्य कौशल ऐसे कौशलों को कहा जाता है जिनसे व्यक्ति या बालक चीज़ों को सीखता है, यानी कि जो भी ज्ञान है या जानकारी है उसको सीखता है, ग्रहण करता है, उसे हम ग्राह्य कौशल कहते हैं। और 2 कौशल ऐसे होते हैं जिनसे उसको बालक या व्यक्ति को कुछ चीज़ आती है या कुछ जानता है तो उनको अभिव्यक्त करता है, उन्हें अभिव्यंजना कौशल कहते हैं। यानी ग्राह्य कौशल कौन से होते हैं? ऐसे कौशल जिन कौशल के माध्यम से बालक या व्यक्ति किसी सूचना को ग्रहण करता है या कुछ जानकारी को ग्रहण करता है। और अभिव्यंजना कौशल किसे कहते हैं? अभिव्यंजना कौशल ऐसे कौशल होते हैं जिनसे बालक या व्यक्ति अभिव्यक्त करता है अपनी जानकारी को। तो 4 प्रकार के हो गए, सुबोपली यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो ग्राह्य कौशल कौन से होते हैं? पहला और तीसरा। और अभिव्यंजना कौशल कौन से होते हैं? दूसरा और चौथा। तो पहला कौन सा हुआ? एल यानी कि सुनना, सुबोपली यानी कि सुनना। तीसरा कौन सा हो गया? पढ़ना। अपन कह सकते हैं सुनना श्रवण कौशल हो गया और पढ़ना वाचन कौशल हो गया। तो यहां जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा श्रवण यानी कि सुनना और पढ़ना, श्रवण कौशल और वाचन कौशल। तो यहाँ जो हमारे ऑप्शन में मिला है श्रवण कौशल और वाचन कौशल वो मिलता है हमें ऑप्शन डी में। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन डी, श्रवण कौशल और वाचन कौशल। अगला प्रश्न है हमारा, अभिव्यक्ति की कुशलताएं किस भाषा कौशल से संबंधित है? प्रश्न को ध्यानपूर्वक सुने। अभिव्यक्ति की कुशलताएं किस भाषा कौशल से संबंधित हैं? ऑप्शन ए श्रवण कौशल, बी लेखन कौशल, सी उच्चारण कौशल, डी वाचन कौशल। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है मेरे अकॉर्डिंग और सही भी है वो उच्चारण कौशल सी, क्योंकि बिना उच्चारण के बालक किसी भी भाषा का ज्ञान करना संभव नहीं होता है और बिना उच्चारण के अपनी भावनाओं को भी वो पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं कर सकता है। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी उच्चारण कौशल। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है? तो ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 33। प्रश्न हमारा यह है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है। तो यहां जो करेक्ट ऑप्शन है वो 22 प्रादेशिक भाषाओं का है और ऑप्शन है सी 22 प्रादेशिक भाषा, यानी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है। अगला प्रश्न है हमारा, एक बालक के भाषा उपागम के लिए महत्वपूर्ण है, यानी कोई बालक भाषा का उपागम कर रहा है तो उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो ए जिज्ञासा ऑप्शन है, बी अनुकरण है, सी अभ्यास है और डी उपयुक्त सभी है। यानी कि यहाँ आप करेक्ट ऑप्शन देखें, यानी कोई बालक भाषा को सीख रहा है तो उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका डी उपयुक्त सभी होगा। क्यों? क्योंकि जिज्ञासा, अनुकरण और अभ्यास तीनों ही बालक के को भाषा सीखने के लिए मददगार होती हैं, महत्वपूर्ण होती हैं तीनों की। जिज्ञासा में क्या होता है? जिज्ञासा में बालक अपने घर के या वातावरण के सदस्यों को बोलते हुए देखता है और उनकी जैसे बोलना चाहता है, उच्चारण करना चाहता है। तो उससे क्या उत्पन्न होती है? उसके अंदर इच्छा उत्पन्न होती है उनके जैसे बोलने की, उनके कह सकते हैं हम जिज्ञासा उत्पन्न होती है। इसलिए हम कह सकते हैं जिज्ञासा भी जरूरी है। बी अनुकरण ऑप्शन है, तो अनुकरण भी जरूरी है क्योंकि बालक उन अपने परिवारीजनों को बोलते हुए देखता है तो ऐसी जिज्ञासा होती है और वही बोलने की कोशिश करता है और उच्चारण उत्पन्न हो जाता है। तो उसे हम कहते हैं अनुकरण, जैसा देख रहा है वैसा ही कर रहा है। और 3 में जो था वो अभ्यास है। अभ्यास जरूरी है क्योंकि जो बोल रहा है वो उच्चारण एक बार सीख गया, जैसे पापा बोलना सीख गया है ना, तो पापा को बार बार पापा बोलते उसमें पापा को बोलने का एक भाषा उत्पन्न हो जाती है, वो होता है अभ्यास। तो जिज्ञासा, अनुकरण और अभ्यास तीनों ही जरूरी हैं। तो यहाँ जो उपयुक्त सभी करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है हमारा,
भाषा उस ध्वन्यात्मक रूप को दिया जाने वाला नाम है जो कि ए ऑप्शन आत्मा की आवाज़, बी हृदय की झंकार, सी अभिव्यक्ति का व्यवहार और डी उपयुक्त सभी। प्रश्न ध्यानपूर्वक पढ़ें। भाषा उस ध्वन्यात्मक रूप को दिया जाने वाला नाम है जो कि आत्मा की आवाज़, हृदय तंत्र की झंकार, अभिव्यक्ति का व्यवहार या उपयुक्त सभी। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है उपयुक्त सभी, क्योंकि सुमित्रा नंदन पंत ने लिखा है कि जो भाषा इस संसार का नादमय चित्र, ध्वन्यात्मक स्वरूप, हृदय तंत्र की झंकार, आवाज, आत्मा की आवाज और अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम है। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्या, उपयुक्त सभी, डी। किसके अनुसार, सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार, क्योंकि उसने लिखा है अपनी परिभाषा में कि भाषा क्या होती है, इस संसार का नादमय चित्र, ध्वन्यात्मक स्वरूप, हृदय तंत्र की झंकार, आत्मा की आवाज और अभिव्यक्ति का माध्यम। तो करेक्ट ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मातृभाषा से अभिप्राय है, ए वातावरण की भाषा, बी परिजनों की भाषा, सी मां के द्वारा बोले जाने वाले शब्द, डी क्षेत्र विशेष की भाषा। प्रश्न है मातृभाषा से अभिप्राय क्या, यानी मातृभाषा क्या है, ऑप्शन में से चुनना है। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी। क्यों, क्योंकि माँ के द्वारा बोले जाने वाले शब्दों को हम मातृभाषा कहते हैं, यानी माँ से जो बच्चा भाषा सीखता है उसे हम मातृभाषा कहते हैं। और माँ बालक की प्रथम गुरु होती है और परिवार बालक की प्रथम पाठशाला होती है। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ सी, माँ के द्वारा बोले जाने वाले शब्द। अगला प्रश्न है आपका, बहुत ही सरल प्रश्न है, भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है, ए भाष, यानी ए बी सी में भाषी है, लेकिन जो पीछे सा है वो डिफरेंट, अलग अलग है, सा सड़क वाला, यानी वो तीनों ही अलग अलग हैं। और डी में आपका भा, आपको नजर आ रहे होंगे स्क्रीन पर। तो यहां जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, भाष। करेक्ट ऑप्शन ये भाष क्यों है, क्योंकि हमारी जो मूल भाषा है संस्कृत, उसकी भाष धातु से बना है भाषा शब्द। भाष धातु में आ प्रत्यय लगाने से भाषा बनता है, जिसका अर्थ होता है प्रकट करना, बोलना, विचारों का आदान प्रदान करना, विचारों का विनिमय करना, भाषा का अर्थ होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ बी। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक आधार पर भाषा कौशल का सही क्रम है, ए लेखन कौशल, बी वाचन कौशल, ए में लेखन कौशल, वाचन कौशल, उच्चारण कौशल, श्रवण कौशल। ऑप्शन बी श्रवण कौशल, वाचन कौशल, उच्चारण कौशल, लेखन कौशल। सी श्रवण कौशल, उच्चारण कौशल, वाचन कौशल और लेखन कौशल। डी उच्चारण कौशल, श्रवण कौशल, वाचन कौशल और लेखन कौशल। यानी कि अभी भी मैंने इससे पहले वो कुछ क्वेश्चंस आए थे, उसमें बताया था कि क्रम क्या होता है, सुबो पली, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो सुनना श्रवण कौशल, तो देखो यहाँ श्रवण कौशल किस में है, पहले श्रवण कौशल, बोलना यानी उच्चारण कौशल, पढ़ना यानी वाचन कौशल, लिखना यानी कि लेखन कौशल। तो ये जो ऑप्शन मिला है वो हमें सी में मिला है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, सी श्रवण कौशल, उच्चारण कौशल, वाचन कौशल और लेखन कौशल। और हमारा लास्ट प्रश्न है आपका, शिक्षण कार्य है, शिक्षण कार्य क्या है, ए कला, बी विज्ञान, सी कला और विज्ञान, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी कला और विज्ञान, क्योंकि डॉक्टर एन मुखर्जी ने लिखा है कि शिक्षण कार्य किसी सामान्य व्यक्ति के चाय के प्याले के समान नहीं है जो कोई भी पी ले, शिक्षण कार्य तो कला और विज्ञान है। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ यहाँ सी कला और विज्ञान। दोस्तों हमारे ये प्रश्न आपको कैसे लगे, अगर आप चाहते हैं कि हम आगे भी ऐसे ही प्रश्न आपके साथ लाते रहें, साझा करते रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।